हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि आपके सीटेट, बिहार स्टेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये एक प्रैक्टिस सेट की तरह है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने सही हो पाते हैं उसको भी काउंट करिए। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया आपसे कि सीखना से क्या तात्पर्य होता है, यानी कि सीखने का अर्थ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है मनोवृत्ति में परिवर्तन से, सेकंड है व्यवहार में परिवर्तन से, थर्ड है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुभूति में परिवर्तन से। तो सीखने का जो अर्थ है वो क्या है। करेक्ट आंसर होगा 1 का आपका ऑप्शन 3, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 2 है शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें डैश का बीज बोता है। तो स्कूल के क्या क्या योगदान है इसके बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वातावरण, सेकंड समाजीकरण, थर्ड भौतिक संरचना एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो स्कूल के माध्यम से बालक में सामाजिकरण का भी विकास होता है, इसलिए 2 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें सामाजिकरण का बीज बोता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आपसे कि सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है उसके द्वारा निर्मित नियमों पर, सेकंड है व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करने पर, थर्ड है अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। तो सीखने वाले का जो स्वनियमन होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस चीज़ पर निर्भर होता है। करेक्ट आंसर होगा 3 का आपका ऑप्शन 4, यानी कि स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को, सेकंड ऑप्शन है सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को, थर्ड ऑप्शन है पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी पूछ चुका है। तो स्कैफोल्डिंग जो दर्शाता है वो है आपका ऑप्शन 2, यानी कि सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीयता व्यवहार का प्रयोग, सेकंड है ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, थर्ड ऑप्शन है अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है उसे चूज करना है आपको। 5 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 2, यानी कि ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है समवर्ती वैधता, सेकंड भविष्यवाची वैधता, थर्ड रचनात्मक वैधता एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिसारी वैधता। 6 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, यानी कि अभिसारी वैधता। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आता ही है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा और डिटेल्स में समझ लीजिएगा उसको। फर्स्ट ऑप्शन है आपका संवेदी प्रेरक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो आप यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था।
यदि इसको क्रम से रखें हम तो सबसे फर्स्ट अवस्था जो उन्होंने दी है वो है संवेदी प्रेरक अवस्था, फिर उन्होंने दी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर दी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड उसके बाद दी है उन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिनको कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी हम कहते हैं। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक संक्रिया, सेकंड है विकेंद्रण, थर्ड स्कीम्स एंड फोर्थ ऑप्शन है स्कीमा। तो यहाँ पे 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि स्कीम्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है वह है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। सेकेंड ऑप्शन है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। थर्ड ऑप्शन है आपका कि परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 10 है भाषा अच्छे गुणों से संपन्न या सफल मानी जाती है यदि फर्स्ट ऑप्शन है इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो। सेकेंड ऑप्शन है यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। थर्ड ऑप्शन है आपका यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाए एंड फोर्थ ऑप्शन है यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करने के लिए नियमावली प्रदान करता है। 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है। आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखोगे? फर्स्ट ऑप्शन है नगण्य चिंतन, सेकंड बहुआयामी चिंतन, थर्ड जटिल चिंतन एंड फोर्थ ऑप्शन है संकल्पनात्मक वर्गीय चिंतन। 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि नगण्य चिंतन। क्वेश्चन नंबर 12 है एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया, बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की डैश विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्ध विभाजित, सेकंड समतुल्यता प्रकार, थर्ड जांच पुनः जांच पद्धति एंड फोर्थ ऑप्शन है वैकल्पिक प्रकार। 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 यानी कि अर्ध विभाजित। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका जब शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न है। फर्स्ट ऑप्शन है नियंत्रित, सेकंड आलोचनात्मक, थर्ड छलात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है अप्रासंगिक। तो जब टीचर ऐसे क्वेश्चन करते हैं बच्चों से कि क्या तुमने अपने मम्मी पापा से कभी झूठ बोला है, तो शिक्षक के द्वारा जो ये क्वेश्चन पूछा गया है वो किस टाइप का है? 13 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि नियंत्रित। क्वेश्चन नंबर 14 है पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका कि पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो ये भी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि जो पाठ्य पुस्तक के विषय में अनुचित है उसको चूज करना है आपको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा 14 का आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? यानी कि जो सामाजिक बुराइयां हैं उसको कम करने का जो प्रभावी माध्यम है वो कौन सा है?
फर्स्ट ऑप्शन है प्रभावी विधिक प्रावधान, सेकंड तीव्र आर्थिक विकास, थर्ड है सार्वभौमिक शिक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन है वांछित सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक बुराइयों को कम करने यानी कि न्यूनीकरण करने का जो सबसे प्रभावी माध्यम है वो है आपका ऑप्शन 3 यानी कि सार्वभौमिक शिक्षा। यदि सभी शिक्षित रहेंगे तो फिर सामाजिक बुराइयां जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है आपसे कि सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि फर्स्ट ऑप्शन है इन सिद्धांतों को अपनाएं कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। सेकेंड ऑप्शन है कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। थर्ड है कक्षा के सभी विद्यार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किए जाए। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। तो सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से जो उत्तम शिक्षा की योजना होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी ऑप्शन 3, कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 है स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। फर्स्ट ऑप्शन है इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। सेकेंड है इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। थर्ड है दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं करते। एंड फोर्थ ऑप्शन है इससे शिक्षार्थियों को नकल करने की सुविधा हो जाती है। तो वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी केंद्र पर यानी कि उसी स्कूल में अगर उनकी परीक्षा ली जाए तो उसके विषय में जो आपका विचार होगा वो क्या होगा। करेक्ट होगा 17 का आपका ऑप्शन 2 यानी कि इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, सेकेंड है शिक्षार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास, थर्ड है शिक्षार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। तो कक्षा में यदि प्रजातांत्रिक पर्यावरण का निर्माण किया जाए तो उससे क्या फायदा होगा। 18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 यानी कि शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 डैश एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो वो कौन सी क्षमता है। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि, सेकंड मानसिक मंदता, थर्ड अनुशासन एंड फोर्थ ऑप्शन है निर्देशन। 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 यानी कि बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया, विवेकशील चिंतन और पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है आपसे कि स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो फर्स्ट ऑप्शन है अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, सेकेंड है अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, थर्ड ऑप्शन है ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। तो स्किनर की बात अगर कहें तो उनके द्वारा सीखने में जो प्रतिवादी अनुक्रिया है वह अनुक्रिया कैसी है। 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 यानी कि अस्पष्ट उद्दीपन के द्वारा वो उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, सेकंड है शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है, थर्ड ऑप्शन है आपका कि छात्र शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचे। तो टीचर के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन यानी कि उसकी जो जानकारी होनी चाहिए वो क्यों होनी चाहिए। करेक्ट होगा 21 का आपका ऑप्शन 3 क्योंकि उससे छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। यह कथन है फर्स्ट ऑप्शन है ट्रो का, सेकेंड स्किनर का,
थर्ड हिली का एंड फोर्थ ऑप्शन है वुडवर्थ का। तो ऐसा किन्होंने कहा हुआ है कि प्रतिभावान लड़कियां जो होती है वो घर में बैठना कम पसंद करती है और अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 यानी कि ट्रो ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। फर्स्ट ऑप्शन है हर्लॉक, सेकंड जेम्स ड्रेवर, थर्ड मुनरो एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा जिन्होंने कहा है वो है मुनरो। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है आपसे कि समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु, सेकंड है सामान्य बुद्धिलब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु, थर्ड है अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी के शिक्षण हेतु। तो समावेशी शिक्षा के अनुसार आपको बताना है। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता है कि सभी को एक साथ लेके चलना। तो ये जो अनुकूलन की भी क्रिया होती है वो भी सभी के लिए होती है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25। जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके इस दावे की जांच की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, सेकेंड है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा, थर्ड है निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है खुली किताब परीक्षा के द्वारा। तो जब कोई विद्यार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तो उसके इस दावे की जो जांच की जाती है वो की जाती है उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन 1 जो है हमारा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है आपसे कि खेल का एक लाभ यह भी है कि वे, फर्स्ट ऑप्शन है बालकों को विद्यालय के खाली घंटे में अनुशासित रखते हैं, सेकेंड है बालकों को घर से बाहर रखते हैं, थर्ड है अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। 26 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, पढ़ने की अक्षमता कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है डिसलेक्सिया, सेकेंड अग्रेफिया, थर्ड डिस्फेजिया एंड फोर्थ ऑप्शन है अफेजिया। 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि डिसलेक्सिया। तो ये एक डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चा 100 को वाच न्यूक्लियर को अनक्लियर यानी कि शब्दों को हेर फेर करके पढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, बुद्धि का प्रकार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक बुद्धि, सेकंड मूर्त बुद्धि, थर्ड अमूर्त बुद्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो बुद्धि का प्रकार नहीं है वो है आपका ऑप्शन 1 यानी कि मानसिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है आपसे कि निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है, सेकेंड ऑप्शन है अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है, थर्ड है अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे अधिगम के बारे में जितनी भी बातें कही गई है वो सारी की सारी सच है, सारी की सारी सही है, इसलिए 29 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन फर्स्ट ऑप्शन है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। सेकंड है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। थर्ड है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है एंड फोर्थ ऑप्शन है सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो सीटी 2016 में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखिएगा। करेक्ट हो जाएगा 30 का आपका ऑप्शन 4 सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए।